व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैंने 1 गिलास गर्म पानी भी पिया है। अब मैं आपको रियल टाइम दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो अभी 4:24 हो रहे हैं और इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज का मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करती हूँ। अगर आपको भी उनको फॉलो करना है तो आप कर सकती हैं। आज मेरे दिसंबर चैलेंज का 23rd डे है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपने दिसंबर चैलेंज के बारे में बता देती हूँ। मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई करूँगी, साथ ही साथ आधे घंटे का स्लो वॉक भी करूँगी। आज मेरे चैलेंज का 23rd डे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 23 दिनों तक मैंने अपने चैलेंज को कंटिन्यू रखा है। बीच बीच में 1-2 बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो उसमें मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने हर दिन पढ़ाई की है। और इतना ही नहीं, 95% डेज़ में मैंने 8 आवर्स की भी पढ़ाई की है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इस दिसंबर चैलेंज को लेने से मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरा कितना सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर्स लिख कर कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी तो इसलिए मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और मैं पानी पीने चली गई थी। करंट अफेयर्स को लिखने में मुझे 1.5 आवर का टाइम लग गया। और ऐसा ही होता है, जब कभी आपने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा और उसको कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश की होगी तो आपने भी ये चीज़ फील किया होगा कि करंट अफेयर्स लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में पानी गर्म कर रही थी तो बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो शूट कर ली जाए। और जब आप सुबह सुबह इतना सुंदर नज़ारा देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो दिन बन जाता है। आप भी इस व्यू को एंजॉय करिए। अब मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अभी मैंने जितने भी करंट अफेयर्स नोट डाउन किए थे उन सभी को एक एक बार पढ़ लूँगी। और करंट अफेयर्स पढ़ने का यही तरीका होता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप हफ्ते भर करंट अफेयर्स लिखते हैं और एक दिन संडे को लर्न करने बैठते हैं तो वैसे में आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स लर्न नहीं रह पाएंगे। मैं क्या करती हूँ कि मैं लिखती हूँ और लिखने के बाद ही आधे घंटे तक सबको 2-2 3-3 बार रीड कर लेती हूँ और इससे क्या होता है कि सारे न्यूज़ जो है एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं। और उसके बाद संडे को मैं क्या करूँगी कि पूरे हफ्ते मैंने जितने भी न्यूज़ पढ़े हैं उन सभी का एक मॉक दे दूँगी। यहाँ पर मैं सीडीपी पढ़ रही थी और सीडीपी में मैं पढ़ रही थी एजुकेशनल कमीशंस। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने एजुकेशनल कमीशंस को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है। इसके साथ ही मैंने 3.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं ये कह सकती हूँ कि आज का मॉर्निंग का जो मेरा टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। चाय पीने के बाद मुझे मार्केट जाना था क्योंकि हमारे पास सब्जियां नहीं थी बनाने के लिए, तो इसलिए आज मार्केट जाकर हमें सब्जी भी खरीद कर लाना है। तो हम निकल गए हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए। मेरी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि आप हमेशा वेज आइटम ही क्यों बनाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ। मैंने कभी भी नॉनवेज खाया ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कब नॉनवेज खाया होगा। जब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ तो वो मुझे बताती हैं कि बचपन में कभी मैंने खाया होगा 1 बार या 2 बार, लेकिन मेरा वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था नॉनवेज खाने में, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया और मैं बचपन से ही प्योर वेजिटेरियन हूँ। आज मैं बाज़ार से मेथी खरीद कर लाई हूँ, तो आज मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे क्योंकि मुझे मेथी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ में फूलगोभी आलू की सब्ज़ी। मैं 2 दिनों से सुबह उठकर पढ़ाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही थी।
लेकिन आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, इसलिए आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई पढ़ाई करने के लिए। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ तो पूरे दिन जो है मेरे अंदर एनर्जी का फ्लो बना रहता है और मुझे ज़्यादा मन करता है पूरे दिन पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ या फिर मेरा मॉर्निंग का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो पूरे दिन मुझे पढ़ाई करने का उतना मन नहीं करता है, मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है और अंदर से एक सैडनेस वाली भी फीलिंग होती है कि मैंने अपना मॉर्निंग का टाइम जो है वो क्यों वेस्ट कर दिया। हालांकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और सुबह सोने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो KVS का वो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो जो मुझे मेहनत करनी है बस यही 2 महीने करनी है। 2 महीने में थोड़ा कम भी सो लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद जब मैं एग्ज़ाम दूँगी और जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तब जो खुशी होगी वो आज जो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और मैं आप सभी को भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे व्यूअर्स वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे SSC CGL CHSL वाले भी हैं और कुछ बच्चे तो नीट और IIT के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुझे कभी कभी कमेंट करते हैं। तो मैं आप सबको कहती हूँ कि अभी जो आप सैक्रिफाइस कर लेंगे अपने लाइफ का 1 से 2 साल, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और आपको कभी भी फ्यूचर में इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने कभी भी ट्राई नहीं किया किसी एग्ज़ाम के लिए, कभी भी सैक्रिफाइस नहीं किया एग्ज़ाम के लिए। मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं जिनका जॉब अभी नहीं लगा या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका जॉब अभी नहीं लगा है, हमारे मन में एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती है। हम सोचते हैं कि काश हमने शादी से पहले ही थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो हम अभी जॉब में होते, एक अच्छी पोजीशन पर होते। और जितने लड़के भी हैं जिनका जॉब अभी तक नहीं हुआ, उनको भी ये कहीं ना कहीं रिग्रेट रहता है कि अभी से 2 साल पहले थोड़ी मेहनत कर ली होती तो कहीं और होते। तो रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी जो आपके पास टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। अगर आप इसी टाइम को बहुत वाइजफुली एकदम खर्च करना शुरू करते हैं तो आज का टाइम भी आपको रिजल्ट देगा आज से 1 साल के बाद। पर शर्त यह है कि आपको अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूज़ करना होगा। जैसे आप पैसे खर्च करते हैं ना बचा बचा के, वैसे ही आपको हर एक मिनट को बचा बचा के खर्च करना है। अब जो है वो टाइम नहीं रहा है कि हमें कोई कॉल कर दे और हम घंटों बातें करते रह जाएं, या फिर हमारे कोई फ्रेंड आए बोले चलो ना शाम में कहीं बाहर से कुछ खा कर आते हैं और हम उनके साथ ऐसे ही निकल गए। अब वो जो टाइम है हमारा चला गया है, अब हम दूसरे टाइम जोन में आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें सीरियसनेस की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सैक्रिफाइस ज़्यादा करना होता है। आज जो हम सैक्रिफाइस करेंगे यही सैक्रिफाइस आज से 1 साल के बाद हमें हमारे हिस्से की दुगनी खुशियाँ ला कर देगा। यहाँ पर मैं साइंस का रिवीजन कर रही थी और मैंने 1 घंटे में 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ। दोपहर के 12:30 बज गए हैं। इसके बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लूँगी और उसके बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। रेस्ट लेने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने आ गई हूँ। दोपहर के 1:45 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं लग गई हूँ पढ़ाई में। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दी बताइए कि आप पूरे 1 वीक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हैं और उसका एक शेड्यूल जो है हमें पूरा दिखा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं हर दिन का टॉपिक डिसाइड करती हूं। मैं पूरा 1 वीक का नहीं शेड्यूल बनाती कि मुझे 1 वीक में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप ऐसे शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं, हर दिन का टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं 1 वीक पहले ही, तो अगर आपका 1 दिन का भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर दूसरे दिन आपका दूसरा टॉपिक भी छूट जाएगा और धीरे धीरे करके आपका प्लान जो है आराम से फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। वैसे अभी मैं कंटिन्यूअसली हर दिन पढ़ती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। ऐसा कुछ मुझे डिसाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने CDP में एजुकेशनल कमिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है। मैं सुबह भी एजुकेशनल कमिटीज़ पढ़ रही थी, तो जब मैं सुबह पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसमें कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि अगर आप KVS का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक पूरा टॉपिक जो है वो एजुकेशनल कमिटी से रिलेटेड आ रहा है और उसमें से शायद 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इन 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आज मैंने ठान लिया था
कि जितने भी एजुकेशनल कमिटीज़ हैं इंडिपेंडेंस के बाद, मैं उन सभी को बहुत थॉरली रीड करूँगी, हर एक सोर्स से रीड करूँगी और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आज ही कॉपी में नोट डाउन कर लूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे एजुकेशनल कमीशन को पढ़ने में मेरे दिमाग का दही हो गया। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे सर्च किया और बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे थे। तो जितने भी यूट्यूबर्स बता रहे थे, जैसे अगर मैंने सर्च किया मुदालियर आयोग, तो किसी एक यूट्यूबर का देखा तो उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अगर मैंने दूसरे यूट्यूबर को देखा तो उसने कुछ एडिशनल पॉइंट्स और बताए हैं। तो मैंने ऐसे करके एक आयोग को 2-3 यूट्यूब चैनल से पढ़ा और इसके साथ ही गूगल पर भी सर्च करके PDF डाउनलोड करके रीड किया है और सबके नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं। आज मैं सारा एजुकेशनल कमीशन तो नहीं कंप्लीट कर पाई, लेकिन जिन जिन एजुकेशनल कमीशंस को मैंने बहुत डेप्थ में पढ़कर उसका नोट्स बनाया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज मैंने सबसे शुरुआत से राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति, भक्त वत्सलम समिति, निजी कामकाज में लगी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिला समाख्या योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, कोठारी आयोग और यशपाल समिति, इन सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और ये मैंने किसी एक यूट्यूब चैनल से कवर नहीं किया है। अगर आप यूट्यूब पर मान लीजिए मुदालियर आयोग ही सर्च करते हैं तो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। आप सब में विजिट करिए, देखिए कि कौन अच्छा कंटेंट बता रहा है और कौन सही बता रहा है, और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अब मैंने इतनी सारी समितियां और आयोग पढ़ा ही है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि किस समिति ने सजेस्ट किया था कि प्यूपल टीचर रेशियो जो है वो 1:40 होना चाहिए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था और सचिव का नाम क्या था, साथ ही साथ इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने महिला समाख्या योजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। चौथा क्वेश्चन ये है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि कोठारी आयोग के अनुसार केंद्र सरकार को कुल आय का कितना % शिक्षा पर निवेश करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं कल कमेंट में ज़रूर पिन कर दूंगी। इसके अलावा अभी भी शिक्षा आयोग में मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको मैं किसी दिन कर लूँगी कंप्लीट। लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जितना कुछ भी पढ़ा था सबको एक एक बार बस रीड किया है। मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि मुझे पूरे अच्छे से लर्न हो गया है। कल और परसों 2 दिन मैं पहले इनका रिवीजन कर लूँगी, अच्छे से लर्न कर लूँगी। इसके बाद ही अब मैं CDP में कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा पढ़ूँगी। इसके साथ ही मैंने 8 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं आपको बता नहीं सकती कि आज इतना वास्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।